चलो शांति बैठो। तो पिछले सप्ताह में आप लोगों को मैंने भूगोल पढ़ाया था, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, नाम था उसका मानव भूगोल है, प्रकृति एवं विषय 6। देखो भूगोल के बुक आप लोगों को 2 पढ़नी है। एक पढ़ना है मानव भूगोल, जैसे पिछला साल हम भौतिक भूगोल पढ़े थे वैसे ही मानव भूगोल। ठीक, इसमें मुख्य रूप से चीजों को हम विश्व स्तर पर भी देख के चलेंगे। और एक आएगा हम लोगों का बुक जिसका नाम रहेगा भारत का भूगोल रहेगा। ठीक, यानी यहाँ के चीजों को उसमें पढ़ेंगे। तो अभी जो हम तुम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाए थे वो था मानव भूगोल का पहला चैप्टर, यानी किताब 1 का। किताब 2 को है तो खंड ए हम पढ़े हैं पहला चैप्टर, एक हो गया खंड बी जिसमें हम भारत को पढ़ेंगे। किताब को हमने बहुत संक्षेप में पढ़ा दिया, आधे घंटे में आपका क्लास क्या हो गया, खत्म। जितना पढ़ाना चाहिए था उतना हम नहीं बता पाए, मतलब एनसीईआरटी में उतना ही था, ठीक ना। लेकिन जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह और सब्जेक्टिव, वो ये मैया खंड 2 है। ठीक, तो हम लोगों को खंड 2 नहीं, अभी हम खंड 1 पढ़ाए हैं। अगले सप्ताह में आप लोगों को इसका पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे खंड 2 का, हाँ भारत वाला के। तो आज इसका हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वो हैं जो हम पढ़ाई भी नहीं किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बता देंगे। और जो भी इसमें अब सुधार करना है वो अगले साल जब आपका पीछे का जो बैच है वो आएगा तो उसमें इसको हम और विस्तार से अपना पीडीएफ तैयार करेंगे, पीपीटी। तो अभी के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पते होंगे। जैसे पहले को देख लो, ये किताब में है, हम लिखे नहीं थे। रुको और जाओ का निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? रुको और जाओ के एक तरह से माना जाता है जो नव निश्चयवाद है ना, उस वाले को। तो इसके प्रवर्तक कौन है यही आपको बताना है, तब आपको पता है जी। तो इसमें है फ्रेडरिक रेटजेल। तो हम ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, बाकी अब अगले चैप्टर से विस्तार से पकड़ेंगे हम लोग। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये करने वाला व्यक्ति था इरेटोस्थनीज, इसीलिए इनको भूगोल के पिता भी कहते हैं। और बताए हैं हम कि इनको भी भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक, तो ये है, आप कहीं भी खोजिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इरेटोस्थनीज मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? अब देखो सामाजिक भूगोल में होता क्या है, वैसा भूगोल जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, लिंग के बारे में पढ़े, लड़का लड़की समाज की चीज है कि नहीं है, तो वो तो उसका उपक्षेत्र हो गया। पूछ कर रहा है कि कौन नहीं है? सांस्कृतिक चीज है जो भी पढ़ते हैं, शादी विवाह, मरनी जीनी, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब समाज में होता है। चिकित्सा आ जाएगा उसमें, लेकिन सेना राजनीतिक भूगोल है। ठीक, वो राजनीति की चीज है, बॉर्डर की चीज है, वो समाज का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सैन्य भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम क्या था? ये भी नहीं पढ़ाए हैं, नाम याद रखना। फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी जिनका नाम था कुमारी एलन सैंपल। सैंपल अलग अलग ऐसे लिखा आएगा तो कंफ्यूज मत होना। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब सोचो, पर्यटन मतलब होता है घूमने फिरने में, उसको हम कहते हैं पर्यटन, जो घूमते फिरते हैं। तो घूमते फिरते हैं या कहीं पे कोई घूमने फिरने जाता है या आता है तो उससे क्या होता है? घूमने हम कहीं जाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो व्यापार वगैरह जो भी अपना ठेला वगैरह लगाए हुए है उसको इनकम होता है। तो पर्यटन भूगोल को बढ़ावा देने से किस चीज का बढ़ावा होता है? इनकम के। और इनकम हम कहाँ दे रखते हैं? आर्थिक में। तो क्या हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। ठीक, ये पैसे से जुड़ा हुआ चीज है। एंथ्रोपियोजोग्राफी संबंधित है किस चीज से, यानी किस चीज से संबंधित ये है? तो वो है तुमको मानव भूगोल है जी, मानव भूगोल से संबंधित है। ये सब पुस्तकों तो ना पढ़े, कम से कम 2 क्लास लेना चाहिए था हमको। प्रकृति पर मानव का नियंत्रण संबंधित है, ये पढ़ाए हैं। जब प्रकृति पर मानव संबंधित रहता है, रुक जाओ, प्रकृति पर मानव का नियंत्रण, यानी प्राकृतिक चीजों पे जब हम अपना बल लगा देते हैं, अपना कुछ उसमें योगदान कर देते हैं, तो क्या होता है? उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है।
तो क्या हो जाएगा? प्रकृति का ये जब प्रकृति पर मानव का नियंत्रण हो जाए तो प्रकृति का मानवीकरण। इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है? तो ये किताब में है, अमूल्यवादी होगा। अगला चैप्टर से दिक्कत ना होगा, पकड़ लेंगे। ये मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो देखो ये दोनों से संबंधित होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ठीक, अन्ना रहता तो इनमें से कोई नहीं करता। ये देखो था क्या चीज। आज हम जब पढ़ते हैं ना भूगोल को तो हम लोग डेटा पढ़ते हैं। डेटा मतलब समझ आता है आंकड़ा कि पहले इतना चीज था, अब इतना हो गया, इतना के दर से जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना से घट रहा है, इतना घनत्व है, इतने लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, इतना। पहले हर चीज को जो आंकड़ा पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हुई थी, उसी को कहा जाता है मात्रात्मक क्रांति। की अब डेटा के साथ हम पढ़ते हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि फलना रोड इतना लंबा है, पूरे भारत में इतना रेलवे मार्ग है, तो वो सब डेटा है हमारे पास, तो उसी को क्या कहते हैं? मात्रात्मक। तो रेलवे मार्ग पढ़े तो आ गया भौतिक भूगोल में। हम ये नहीं पढ़ते हैं कि कोयला कितना है, खनिज कितना है, समुद्र कितना है, पहाड़ कितना है, वो कहाँ चला गया? भौतिक भूगोल। हाँ, भौतिक भूगोल और मानव, तो वो वाला चला गया भौतिक में। और रेल परिवहन सब कहाँ आ गया? मानव में। कितना हम चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ चला गया? मानव में। ठीक, तो दोनों चीज से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? दोनों। नियतिवाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद जिसको हम निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद, फिर संभववाद और नव निश्चयवाद, तीनों बताए हैं। तो निश्चयवाद में सब कुछ प्रकृति पर निर्भर थे, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटक। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है? आर्थिक, पैसा आना चाहिए ओकरा से। देखो कौन हो जाएगा? यहाँ से भी पैसा आता है, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है, क्या हो जाएगा? कई बार आता है, लगता है इसी से है भी कि 2 आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखे, तो कोई में से 2 लिख देना है। पर्यटन भूगोल हो गया, जो जगह से पैसा इनकम होता है वो भूगोल लिख देना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ठीक, तो बाकी सब लोग जो है इनका तो शिष्य है, तो ये लोग मानव भूगोल है, लेकिन ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सब ऑब्जेक्टिव याद कर दीजिए। सब पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित गई है? इनमें दिया गया है। तो हमबोल्ट जो पुस्तक लिखे उनका किताब के नाम है कास्मास। स्पीड बढ़ा लेते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो देखो मानव भूगोल के जनक हम एरेटोस्थेनीज मानव कराए, भूगोल के जनक एरेटोस्थेनीज बता दिए, लेकिन यहाँ पे किसका पूछ रहा है? आधुनिक है चाहे खाली मानव भूगोल का है? आधुनिक मानव भूगोल कहेगा फिर भी, और मानव भूगोल कहेगा फिर भी, दोनों में आप कहाँ टिक करिएगा? यहाँ पे टिक करिएगा। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये किताब किसकी है? किसने लिखी है किताब को? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है लुसियन फेब्रे। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद में क्या होता है? निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। तो उसमें क्या था? मानवीय घटक था। संभववाद में मानव अपने इच्छा शक्ति तकनीक के प्रयोग के साथ क्रियान्वयन करता है। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक में 2 गो शब्द है, एक है जियो और एक है ग्राफो। ठीक ना? जियो के मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो मतलब होता है वर्णन। ठीक ना? वर्णन समझ लो खाली। मतलब जो जियोग्राफो बना या जिससे जियोग्राफी बना, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल में मुख्य रूप से हम किसको पढ़ते हैं? पृथ्वी का ही अध्ययन होता है। उसमें इस पे पाए गए चीजों का ही अध्ययन होता है, प्राकृतिक या मानव निर्मित जो भी चीजें हैं। समझ गए? वही भूगोल है। मानव पर प्रकृति का नियंत्रण, जब हमारे ऊपर प्रकृति का नियंत्रण रहता है, पूरी तरह से हम प्रकृति पर निर्भर थे, तो उस घटना को क्या कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण हो गया था। और जब प्रकृति पर मानव का कंट्रोल था तो वो प्रकृति का मानवीकरण था। निश्चयवाद संकल्पना रुक निरसर हटो निकल। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो निश्चयवाद में कौन है जी? प्राकृतिक है। इसी को नियतिवाद भी कहते हैं। 2025 में पूछा है।
लुसियन फेब्रे संबंधित है कौन से विचारधारा से? नियतिवाद, संभववाद, मानवतावाद, कोई नहीं। तो संभववाद जो था बीच वाला, समझे है? यह सब बात है मैया, और कोई बात ना है। जाए दे सब होइत रहा है, मत ना रोते तो रो, हम कहाँ भी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक मतलब कहाँ होता है? भूमि, ठीक, भूलोक के बारे में कहाँ से जानकारी नहीं मिलता है हमको? यात्रियों के विवरण से भौगोलिक जानकारी मिलता है, हम इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक ना? जब मध्यकाल में जाएंगे तब पढ़ेंगे, या अभी हम लोग इंडिका वगैरह किताब पढ़ेंगे महाजनपद में, तो उस टाइम पे भौगोलिक चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। या पहला चैप्टर पढ़े तो हमने के भौगोलिक जानकारी नहीं मिला वहाँ से, तो जो यात्री लोग आए वो किताब लिखे, वहाँ से भौगोलिक जानकारी मिल जाता है। तो ये उसका स्रोत है। इनमें पूछा कौन नहीं है? पुराना मानचित्र मिले तो मानचित्र तो ही है भौगोलिक लागे। पुराने महाकाव्य को आप पढ़िए तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ों का वर्णन मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर चंद्रमा के कोई चट्टान पृथ्वी पर आ जाए, इससे हमें पृथ्वी की कोई जानकारी मिलती है? मिलेगा जी? पृथ्वी, चंद्रमा पर बड़े बड़े चट्टान हैं, वो चट्टान किसी प्रकार गिरे नीचे आ जाए हमारे पास, तो क्या उससे हमें पृथ्वी की जानकारी मिलेगी? चंद्रमा का ना जानकारी मिलेगा? हमको भौगोलिक स्रोत पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पृथ्वी के, तो ये वाला आपको नहीं होगा। बाकी 3 भौगोलिक स्रोत हैं, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने ये भौगोलिक स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? यानी जिससे पैसा नहीं आता है। पैसा आता है, पैसा आता है, पैसा आता है, इससे नहीं आता है, ठीक। सी पर्यटन स्थल, अब क्या बताया पैतल ही, पर्यटन भूगोल, घूमे फिरे कहीं गए, ठीक। तो आर्थिक भूगोल में आ गया वो। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रेट जेल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ठीक, यानी जगह से भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिले, इससे मिलता है, इससे भी हम जानते हैं, और द्वैधता पर तो आश्रित है, ये है मानव भूगोल और इसको कहो भौतिक भूगोल। तो 2 विचारधारा है। मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध के अध्ययन हम करते हैं। समकलनात्मक अनुशासन मतलब, तो कुछ हम भूल रहे हैं, समाकलनात्मक, अच्छा नीचे वाला ऑप्शन देखो ना, पकड़ लेगा, ऊपर के छोड़ो। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसका मतलब है कि आज जो एक टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जो इन सब चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं अभी, इतना अभी यहीं देख लो टेक्नोलॉजी, ये हमारे समय के साथ सही नहीं है। क्या ये बात सही कहा जा रहा है? समय के साथ ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना जी। ले इसे कंफ्यूज है, सिंपल समझो, यहाँ से भूल जाओ, खाली इस बात को याद रखो। कह रहा है ये जो हमारा प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है वो हमारे आधुनिक समय के लिए सही चीज नहीं है। ये बात सही है कि गलत है, बस इतना बताओ। हम फोन जो चला रहे हैं, फोन नहीं होना चाहिए था, टीवी नहीं होना चाहिए था, इंटरनेट नहीं होना चाहिए था आधुनिक समय में। क्या ये सही बात है? ये बात गलत है। अगर ये सारी चीजें नहीं रहेगी तो फिर आधुनिक हम कहेंगे कैसे इसको? आधुनिक के मतलब ये होता है नए नए टेक्नोलॉजी के प्रौद्योगिकी का विकास होना, उसकी आविष्कार होना, उसका खोज होना। तो ये जो बात कहा जा रहा है ये भूगोल के अनुसार सही नहीं है। हमको प्रौद्योगिकी विकास करना है आधुनिक काल में, और यहाँ करा है कि नहीं करना है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। तो इसी को हम करेंगे, ठीक है। तो पूछा है कि कौन भूगोल का वर्णन के अनुसार सही नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये ठीक ना है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम निश्चयवाद, असंभववाद और नव निश्चयवाद पढ़ते। क्रिया और नवयन जो करते हैं प्रकृति के साथ, उसका मुख्य आधार क्या है? प्रकृति के साथ जो मानव क्रिया वर्णयन करता है उसका मुख्य आधार क्या बताए थे? क्या चीज है? आधार क्या है? किसके मदद से हम ही करते हैं? टेक्नोलॉजी ना बोले थे, तकनीक प्रौद्योगिकी नहीं बोले थे कि ये वो चीज है जिसके माध्यम से हम प्रकृति के साथ क्रियान्वयन करते हैं, लेन देन करते हैं।
तो अगर वही चीज नहीं रहेगा तो फिर भूगोल का मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ गए? भू आकृति, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु, इन सब का अध्ययन जहां हम करते हैं उसको कौन सा भूगोल कहेंगे? तो वो चला जाएगा तुम्हारा भौतिक। इसमें मनुष्य का कुछ नहीं है। मनुष्य के जिसमें हल्का भी लग गया वो क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है? देखो, निर्वाचन राजनीति का हिस्सा है, ये राजनीति के हिस्सा है, लेकिन ये सामाजिक में अभी हम तुमको बताए थे कि समाज में होता है, तो सी हो जाएगा इसका सही। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे ये बताना है। तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के। नियतिवाद या जिसे हम निश्चयवाद कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? किन्होंने इस सिद्धांत को दिया था? तो इसमें ये भी बात, इस बात को मानते थे, ये भी मानते थे और ये भी मानते थे। तो क्या हो जाएगा इनमें से? सब। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इस टाइम पे आधुनिकतावाद आया, आधुनिक चीजें आई, तो क्या हो जाएगा? आधुनिकतावाद आ जाएगा। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? तो ये नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल होता है, रेटजेल लिखायल है। किताब कौन है? ये है ना जी। कोई दिक्कत? वहाँ डॉ था, डॉ की जगह। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखो, ये हम पढ़े हैं, संभववाद पढ़े हैं, मानववाद पढ़े हैं, समुद्री विज्ञान हम कहीं पे तुमको नहीं बताए हैं। तो ये मानव भूगोल के हिस्सा। एक मिनट रुक जाओ। मानव भूगोल से संबंधित नहीं। हाँ, समुद्र थी में आ जाएगा। भौतिक में समुद्र हमारा नहीं ना है जी, प्रकृति का बनाया हुआ ना है, तो कहाँ चला जाएगा? प्राकृतिक में। भौतिक में, भौतिक बोलो। जनांकिकी निम्न से किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है? जनांकिकी का मतलब पहले समझो। लोगों की गिनती की बात हो रही है। जन मतलब होता है लोग, आंकिकी मतलब उनका आंकड़ा। तो लोगों की आंकड़ा हम कैसे निकालेंगे? जनगणना ये सब करके। तब बताओ ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ये जनसंख्या भूगोल में आ जाएगा। कोई दिक्कत? जस्ट पीरियड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एकदम याद होना चाहिए तुमको। अगर नहीं याद है तो याद कर जाना। कौन के हैं? हिकेटियस जी हैं। बस पहुंचल ही। मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो हम लोग जब मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे मानव ने प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया, कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित करता है उसको। तो यहाँ पे 20 का सही हो गया। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो इसका नाम था लुसियन फेब्रे। इसी व्यक्ति ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। नव निश्चयवाद जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसमें आ जाएगा आपको ग्रिफ टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मानव भूगोल के हिस्सा नहीं है? देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन अभी हम बताए थे कि मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव में भी है और भौतिक में भी है, दोनों में है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, खाली इसका हिस्सा ना है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कहा किसने है? किसका कथन है? किताब में था तुमको? ठीक नहीं लगता किताब में था, याद नहीं है। ये वही है शिष्या जी, ठीक ना? एलन सैंपल ने कहा था। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन है, ये तो बताए होंगे। किसने कहा था? रेटजेल ने। ये किताब में तो है एनसीईआरटी वाला में। अंतिम क्वेश्चन था, इनमें से कौन मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यानी किसके माध्यम से हम प्रकृति के साथ लेन देन करते हैं? अभी हम बताए हैं क्या चाहिए? क्रियान्वयन करने के लिए हमको प्रौद्योगिकी होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो ये आपको 40 इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसमें से बहुत सारा है जो हम आपको नहीं बताए थे, तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। सब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा और जो भी छूटा पड़ा है वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आगे के अध्याय में सारी बातों को ध्यान में रख करके ही शुरू किया जाएगा। ठीक है।